हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे। मैंने अपनी पढ़ाई की है आईआईटी कानपुर से और आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स कर रहे हैं क्लास 12th की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चैप्टर का नाम। आज है बात लेक्चर 4 की। और जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेक्चर 4 से पहले लेक्चर 3 में हमने किया था PSS यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में 5-6 प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, कूलम्ब्स लॉ को रिवाइज किया था और बहुत धीमे धीमे बहुत ग्रेजुअल तरीके से स्पीड कम करके लेक्चर को समझा था, क्वेश्चंस को समझा था। आज उसी को हम प्रोसीड करने वाले हैं। लेक्चर 4 है। फॉलो करिए आरटी एकेडमी को। अब नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि ईयर लॉन्ग कोर्स मिलेगा। पूरे साल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। पूरा अपना पीसीएमबी का जो कोर्स है वो इसी प्लेटफॉर्म पे पूरे साल हम लोग सीबीएसई के बोर्ड सिलेबस के हिसाब से काम करेंगे। तो देखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी सी लेक्चर सीरीज है हमारे पास, इसको हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें पहली कहानी की। क्या करने वाले हैं हम आज? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है तो उसी को प्रोसीड करते हैं। हम एक बात सीख चुके थे लास्ट लेक्चर में कि दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक ही चार्ज पर फोर्स लगा रहे हो तो हम कहेंगे कि दोनों की इंडिविजुअल फोर्स लिख लो, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो यही कहता है कि दूसरा चार्ज आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फोर्स पे। तो जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होगा नेट फोर्स। उसी की चर्चा हम लोगों को आगे करनी है, आगे बात बढ़ानी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू थिंग्स। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कुछ सर्कल नाम की चीज है तो सर्कल बना लेते हैं। इच्छा ये है कि थोड़ा सर्कुलर मोशन से जोड़ के आपको पढ़ाया जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट सम सर्कल। अच्छा भाई, सर्कल बन गया हमारा। ये सर्कल, इस सर्कल के सेंटर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको 11th की फिजिक्स नहीं आती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 11th की फिजिक्स ना आना। मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ नेगेटिव बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे गोल गोल सा बड़ा सा चार्ज दिखाता हूँ और कहता हूँ कि -q2 चार्ज है जिसका मास m है। ये किसी स्पीड से जा रहा है जो कि कांस्टेंट है। मैं स्पीड लिख देता हूँ आपके लिए और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। और अगर इसकी रेडियस देखनी हो तो हम कह रहे हैं कि रेडियस r है सर्कल की, और ये इस +q1 के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉस से जोड़कर चीजें देखी थी, आज हम सर्कल से जोड़कर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह घूम रहा है, घूमने दीजिए। कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट द टाइम पीरियड, यहां ना लिखें, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। कह रहा है कि प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब उसके चारों तरफ घूमना, इज कितना है टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड की वैल्यू तुम्हें बताई जा रही है, दैट इज 16 पाई क्यूब r क्यूब एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाय q1 q2। देखने में खतरनाक, शानदार सवाल, बड़ा आसान है, कंसेप्चुअल है। देखने में खतरनाक है पर है आसान। आइए देखें, करें, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन। देखिए आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक चीज तो तय है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल कर रहा है तो 110% उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होगी, अन्यथा वो सर्कल नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएं। कहां लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। पर सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई फोर्स तो है नहीं। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कभी ग्रेविटेशन, कभी नॉर्मल, कभी फ्रिक्शन, पढ़ा था हमने सर्कुलर मोशन में 11th में। ये सारी फोर्सेस आकर अगर टुवर्ड्स द सेंटर काम करने लग जाए तो इन्हीं को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। तो लॉजिकली ये जो हमारे पास Fc है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तो प्लस और माइनस इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से, तो इसी दिशा में तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअली इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या करें? कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट इज mv² by r, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r²। सर आपको कैसे पता कि इसकी स्पीड v है? वहां तो स्पीड दी नहीं है, बस इतना लिखा है कि कांस्टेंट स्पीड है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो ऐसा कह लो कि लेट स्पीड v, मान लो कि स्पीड v है
बस करना क्या है, अगर हमने ये एज्यूम किया है तो आंसर में v का टर्म नहीं आना चाहिए। जिस चीज को हम बीच में कहीं एज्यूम करेंगे किसी वेरिएबल को, तो वो आंसर में नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मान के तो चलो। चलो भाई, r को देखें कैंसिल हो जाएगा, तो m को नीचे भेज दो। तो v की वैल्यू को अगर तुम देखोगे तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय m और फिर इनटू r और फिर इसका पूरे का रूट। ये क्या किया हमने, कुछ खास नहीं, m को नीचे भेज दिया, ये सारी क्वांटिटी लिख दी, v स्क्वायर था हमने v लिख दिया तो रूट लगा दिया, मजा आ गया। v की वैल्यू आ गई, और देखिए जहां कहीं भी मेरे पास टाइम पीरियड में v आएगा मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, q1 q2 m और r सब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब अगर मैं एक सर्कल के सेपरेशन, एक सर्कल में चलने वाली डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो आप कहेंगे कि एक सर्कल जब ये कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई r। और 2 पाई r को अगर मैं इस v से डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज नथिंग बट टाइम। तो हमारे पास आ गया टाइम, तो बस कुछ खास थोड़ी था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। और क्योंकि स्पीड इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं थी तो यहीं पर ये सवाल अटक रहा था, और स्पीड तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल को इक्वेट करके निकाल ली। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सामने, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद लिखा है q1 q2 डिवाइडेड बाय m इनटू r। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि सर नीचे वाली क्वांटिटी स्क्वायर रूट में है और ऊपर वाली क्वांटिटी स्क्वायर रूट में नहीं है, तो काम कैसे करें? तो हमने कहा कर लो यार, ऊपर वाले को भी स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ। एक चीज याद रखना, जब भी कभी 2 को लिखा जाएगा तो हम कहेंगे कि वो 2 का स्क्वायर होके रूट में जाएगी, क्योंकि लॉजिकली वो 4 के रूट की वैल्यू 2 होती है। किसी क्वांटिटी को जानबूझ के स्क्वायर रूट के अंदर ले जा रहे हो तो तुम्हें उसका स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा। जिसका मतलब अगर मैं 2 पाई r को रूट के अंदर ले जा रहा हूं तो आई हैव टू स्क्वायर द 2 एंड पाई एंड r। अच्छा, अगर ऐसी बकवास है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे के नीचे रूट लगा दें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर आएगा, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई। तो पहले से ही रूट में थे तो वैसे ही लिखा जाएगा q1 q2 by m into r। अब क्या करें, कुछ खास नहीं, ये ऊपर ये नीचे, ये उससे नीचे, तो कुछ थोड़ी खास है, ऊपर भेज दो, इस वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो बस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। क्या हुआ, गौर से देखेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से और हमारे लिए बनाकर देगा 16। पाई मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर से तो हमारे लिए बना के देगा पाई क्यूब। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट। r से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा r क्यूब, m किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो बनाएगा सिर्फ m, और नीचे बचेगा बेटा q1 q2। आप देखें वो जो भयानक सा फॉर्मूला जो देख के अजीब लग रहा था, 2 मिनट में आपके सामने प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये कहानी आपने प्रूव कर दी। तो ऐसे सवालों में आप सबसे पहले इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला पे अगर आ जाते कि टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है और मतलब क्या होता है टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का मतलब है कि कितना डिस्टेंस चले अपॉन क्या स्पीड थी। डिस्टेंस हमें पता है कि पूरा सर्कल चलनी है, स्पीड दी नहीं गई है, इसका मतलब जो डेटा दिया गया है उससे हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से आसान करें आगे, चलिए आगे करते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं। कैसी है प्रॉब्लम? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ी सिंपल प्रॉब्लम, आसान। कह रहा है कि कोई चार्ज है Q, मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। कोई चार्ज है Q, इसे 2 हिस्सों में तोड़ दो, मतलब 2 बॉडीज में तोड़ दो। एक पर चार्ज जाएगा Q तो दूसरे पर कितना बचेगा, Q माइनस Q। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को किसी सेपरेशन पर रखो। The two fragments fragments मतलब टुकड़े are separated by a certain distance। किसी डिस्टेंस से इनको सेपरेट कर दिया गया। फाइंड Q, ये छोटा Q, क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे कैसे चार्ज को बांटे सच दैट
द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इनके बीच की जो फोर्स है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है आपका। सॉल्व कैसे करें, आइए सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन इसके बगल में ही करेंगे, वरना प्रॉब्लम अगर आपको से दूर जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो करते हैं। आपके पास दो चार्ज बन के आए, एक पॉजिटिव Q बन के आया और दूसरा पॉजिटिव Q माइनस Q बन के आया। इनको किसी सेपरेशन पे हमने सेपरेट किया और उसकी सेपरेशन को हमने माना कि वो D है। इसका मतलब जो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन है वो D पर डिपेंड नहीं करती होगी, चार्ज पे करती होगी। ध्यान रखिए। तो जब हम लिखेंगे फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमने लिख लिया। अब जब भी कभी फिजिक्स में, मैथ में बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के बारे में, तो आप कहेंगे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तो एक सिंपल साधारण तरीका है कि यार डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करने के बाद उनको 0 के बराबर पुट कर दो। जब भी कभी निकालना हो मैक्सिमा या मिनिमा, तो जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो वेरिएबल के टर्म में और उसके बाद जानबूझ के उसको 0 के बराबर पुट कर दो। जो वैल्यू आएगी, इससे जो कुछ भी आएगा वो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन होगी। ये कहां पढ़ा है, मैथ में पढ़ा है। तो कुछ नहीं करना है, f का डिफरेंशिएशन करना है। पर f का डिफरेंशिएशन सर किसके रिस्पेक्ट में करें, सिंपल है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बड़ा Q तो कांस्टेंट ही है और D से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बोला गया है कि Q कितना हो, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहे हैं, यानी कि एक फ्रेगमेंट पे कितना चार्ज छोटा Q दे रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो छोटा Q वेरिएबल है, D वेरिएबल नहीं। तो dF by dQ करेंगे और हम लिखेंगे कि d by dq of this whole force formula which is 1/4 pi epsilon naught ऊपर q, फिर q minus q और नीचे आ रहा है d स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू जानबूझ के किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। ये तो कांसेप्ट है भाई, याद कर लीजिए इस कांसेप्ट को। जब भी कभी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात हो तो इसका मतलब उस जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए और 0 के बराबर पुट करिए। आप पाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे का d स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी और हम ऊपर लिख रहे होंगे QQ माइनस Q स्क्वायर। ये तो हमारे पास नहीं था, अरे नहीं था भाई, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आसान। तो देखो पहले वाला टर्म QQ बन जाएगा और दूसरा वाला टर्म Q स्क्वायर बन जाएगा। इसके बराबर क्या है, 0 है, और क्या है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर को आप सैर करा दें 0 की, ये ईश्वर में विलीन शून्यता की ओर खत्म। आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं डिफरेंशिएशन का तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम लिखेंगे d by dq of q into q minus d by dq of q square that is equal to 0। अब आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो क्योंकि कैपिटल Q कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लें, आप लिखेंगे भाई dq by dq minus d by dq of q square that is equal to 0। अब आपको करना है इनका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करके देखें। dq by dq dx by dx जैसे 1 होता है, याद करो, तो तुम लिखा करते थे dx by dx और इसकी वैल्यू 1 लिख दिया करते थे, क्योंकि x की पावर 1 है और x की पावर 1 होने का मतलब 1 into x की पावर 1 minus 1 which is 0 बेसिकली। तो x की पावर 0 होने का मतलब ये क्वांटिटी 1 बन गई। इसी तरह dq by dq भी किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा यार, तो बस कर दो 1। तो यहाँ बचा q into 1 माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आएगा 2q, इसकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि हमारे लिए 2q जो है वो कैपिटल Q के बराबर है, तो Q की वैल्यू जो है वो Q/2 के बराबर है। यानी आपने अगर दोनों फ्रेगमेंट्स को बराबर चार्ज दिया होता तो हम ऐसा कहते कि जो उनके बीच किसी भी सेपरेशन पे फोर्स आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। किसी और तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो वो मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, बराबर चार्ज बांटना पड़ेगा। ये इस सवाल का एसेंस था। शानदार प्रॉब्लम है, इसे देखिए। अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बेसिकली थोड़ा बहुत मोमेंटम कंजर्वेशन को अपने अंदर लेती है। मोमेंटम कंजर्वेशन याद करिए, m1 v1 बराबर m2 v2, वरना फिर ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है, लेट अस से कि ये चार्ज जो भी है ये q1 है
और इसके बगल में एक चार्ज है, इससे हम कह रहे हैं कि ये Q2 है, और इनके बीच का कुछ सेपरेशन है जिसे हम R कह रहे हैं। ये कितना इससे फर्क नहीं पड़ता, पर इससे फर्क पड़ता है कि इसका मास 4 किलोग्राम से और इसका मास 12 किलोग्राम से, और इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। हम लिख रहे हैं रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इन्हें रेस्ट की कंडीशन से रिलीज किया गया। रुका हुआ था, छोड़ दिया, दोनों पॉजिटिव, फोर्स लगाएंगे, भाग जाएंगे। भागेंगे तो भागते 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 किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस 4 किलोग्राम ब्लॉक की कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी, और ये भी भागते 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 सेम इंस्टेंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेंगे, इनकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 4 किलोग्राम ब्लॉक ने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली, तो इन भाई साहब ने कितनी वेलोसिटी गेन करी ये बताइए। यानी दो चार्जेस हैं, एक 4 किलोग्राम का, एक 12 किलोग्राम से लिखा हुआ। Q1 Q2 चार्जेस है, व्हाटएवर बी द चार्जेस, फर्क नहीं पड़ता, डी सेपरेशन कहते हैं, उसको छोड़ दिया। अब वो भागे तो इसने भी वेलोसिटी गेन की और इसने भी वेलोसिटी गेन की। 4 किलोग्राम चलते चलते 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करता है। उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस 12 किलोग्राम की क्या वेलोसिटी होगी? ये बड़ा आसान सवाल है, बहुत सारी किताबों में दिया होता है, बहुत सारी शीट्स वगैरह में भी मिल जाएगा। तो इट इज वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। इसको देखने का तरीका ये है कि आप इधर फोर्स लगाइए F, तो इधर फोर्स लगाइए F, और आप पाएंगे कि जितनी फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहचान ये है कि Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। एज द सेपरेशन चेंजेस, सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो सेपरेशन के बढ़ने से फोर्स रिड्यूस हो रहा है, तो ये F घट रहा है। साइमल्टेनियसली ये भी घट रहा है, लेकिन ये बात एकदम तय है कि जितनी फोर्स 1 ने 2 पर लगाई उतनी फोर्स 2 ने 1 पर भी लगाई। ये फोर्स F सेपरेशन बढ़ने के साथ साथ घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये घट रहा है वैसे ही वैसे ये भी घट रहा है। और तुम्हें पता है कि F on 2 due to 1 must be equal to F on 1 due to 2, और अगर वेक्टर वेक्टर लगा लूं तो लॉजिकली ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मैं कहूं कि F21 प्लस F12, तो तुम कहोगे सर इसको तो आप लेफ्ट में ले आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस को जोड़ने पर 0 आ रहा है, यानी नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व। लेकिन यार ये जो दोनों फोर्स जोड़ी, तो किसी एक पार्टिकल पर थोड़ी फोर्स लिख रहे हो, तो दोनों फोर्स जोड़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमने इन दोनों पार्टिकल्स का एक शानदार सा सिस्टम कंसीडर किया है। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडर द टू चार्जेस एज वन सिस्टम। दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम कंसीडर करिए, और फिर कहिए कि F नेट ऑन द सिस्टम क्या है। तो कोई कहेगा एक चार्ज पर तो फोर्स है, दूसरे चार्ज पर भी फोर्स है, पर अगर मैं सिस्टम मान लूं तो इस पूरे सिस्टम पर जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स, और नेट फोर्स 0। और जैसे ही आई नेट फोर्स 0, तो तुमने कहा सर मोमेंटम तो कंजर्व है। ये कहां से कंजर्व है? तो तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है कि ये होता है dp/dt। ये कहां से आया? ये आया है न्यूटन सेकंड लॉ से, याद करो। तो बहुत डिटेल में सारी चीजें बोल रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ, दिमाग में रखिएगा इस बात को। बहुत धीमे धीमे बहुत डिटेल में बोल रहा हूं, हालांकि ये सब आपको आता है, आना चाहिए। अब देखिए, अगर F हुआ 0, इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम हुआ कांस्टेंट। ये कैसे बोल रहे हो? सुनो, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसे थी? कांस्टेंट। यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। अच्छा सा आइए इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। इस सिस्टम में दोनों चार्जेस रखे हैं, थोड़ा छोटा कर दें इससे तो अच्छा रहेगा। ये अब देखें, सिस्टम में जो दोनों चार्जेस रखे हैं, ये इनिशियली रेस्ट पे था, ये भी इनिशियली रेस्ट पे था, तो पहले वाले का मोमेंटम 0 और दूसरे वाले का मोमेंटम भी 0। लॉजिकली इनिशियल मोमेंटम तो 0। अगर मैं इस राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आई मस्ट कंसीडर द लेफ्ट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना होगा फाइनल?
मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, p इज नथिंग बट m इंटू वी, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आपने लिखा, और क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लिखा। इस 4 किलोग्राम का मोमेंटम फाइनली कितना हो गया, तो कहोगे 4 इंटू 20 हो गया। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल भाग लेफ्ट में रहा है और लेफ्ट की डायरेक्शन को तुमने नेगेटिव माना है, तो मोमेंटम तुम्हारा नेगेटिव आ गया। इसको उछाल कर उधर ले जाओ। जब तुम इसे उधर ले जाओगे तो लिखोगे 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू वी। ठीक, तो इससे इसको डिवाइड करो, आया 3 और 3 को नीचे भेज दो, तो v की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 20/3 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जा रहा है। और अगर तुम इसी इक्वेशन को पुरानी इक्वेशन से पहचानना चाहते हो कि हमने कहां पढ़ा है ये, तो 11th क्लास में यही फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2 के नाम से तुमने सुन रखा है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत शानदार प्रॉब्लम आया होगा। आई करें आगे एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये AIEEE का प्रॉब्लम कर लेते हैं। कह रहा है दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस 1 मीटर अपार्ट। What minimum force they can experience? दो चार्जेस हैं, एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे हैं, वैक्यूम में, मीडियम लेने की जरूरत नहीं। कितनी मिनिमम फोर्स इन पे लग सकती है इसके बारे में चर्चा करें तो बच्चों के दिमाग में जीरो आ जाता है। उसका लॉजिक ये है कि वो सोचते हैं इनफाइनाइट पे ले जाओ, लेकिन वो 1 मीटर दे रखा है 1 मीटर अपार्ट में, सेपरेशन फिक्स, उसको नहीं बदलना। तो क्या बदलेगा? चार्ज। मीडियम भी नहीं बोल रहा हूं कि कोई मटेरियल ले आओ, कि कंडक्टर ले आओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, ये सब नहीं करना। सिर्फ ये बताना है कि उन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स कितनी हो सकती है अगर वो वैक्यूम में सिचुएटेड है। तो देखें क्या आएगी। तो हमने कहा फोर्स का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले तो इन वैक्यूम जरूर लिख लो, वरना इस बात का कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by d स्क्वायर और r स्क्वायर, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहें। कह रहा है कि d की वैल्यू जो है वो तो 1 मीटर है, तो चुपचाप से कितनी हो गई? 1 मीटर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by 1 स्क्वायर which is 1 नथिंग, कुछ भी खास नहीं, वो बनेगा। अब कह रहा है कि f को करना है मिनिमम, तो इसका मतलब f मिनिमम के लिए जरूरी है कि जो हमारे q1 and q2 हैं वो भी क्या होने चाहिए? मिनिमम। क्लियर मेरी बात? छोटे होने चाहिए। जितना चार्ज छोटा होता जाएगा फोर्स छोटी होती जाएगी। और हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसकी वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, और इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो लॉजिकली ये चार्ज कैसा है? मिनिमम। तो इस q1 की जगह भी हम क्या लिखे बेटा? E, और q2 की जगह भी क्या लिखे बेटा? E। तभी तो हमारे पास मिनिमम फोर्स आएगी। तो आप देखें F मिनिमम का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E टाइम्स E, यानी कि F मिनिमम हमारे लिए आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब ये सॉल्व करने के लिए E की वैल्यू को 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स पुट करिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पुट करिए। तो जैसे आप इस इक्वेशन में डालेंगे ये नंबर्स में आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर्स का नहीं है, कंसेप्ट इस बात का है कि when the separation is fixed then the force depends only on the value of charges, and if you want to minimize the force you have to minimize the charges। और मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? हमने पढ़ रखा है कि वो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज मिनिमम चार्ज हो सकता है। ठीक है, आगे देखें और प्रॉब्लम करेंगे। अब एक प्रॉब्लम छोटी सी, ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल देखो क्या कह रहा है।
एक सुंदर सा हमारे पास ट्रायंगल है और हम मानकर चलेंगे कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब अगर ये साइड है A तो ये साइड है A, तो लॉजिकली ये साइड भी है A। अगर मैं कहूं कि यहां पर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है Q और यहां भी चार्ज रखा हुआ है Q, तो पूछा जा रहा है कि ये चार्ज है 1, ये है 2, ये है 3, फाइंड F net ऑन चार्ज नंबर 3। मतलब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं, कुछ खास नहीं। दो चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक, इन दोनों की इंडिविजुअल फोर्स लिख लें जैसे तीसरा था ही नहीं, और उन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सब निकाल लें, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखें, ये प्लस क्यू रिपल्शन होना है और होना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये प्लस क्यू रिपल्शन होना है और होना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। बातें सुनते रहें तो डायग्राम बनते हुए आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये फोर्स का मतलब इन दोनों की फोर्स और इन दोनों की फोर्स का मतलब हुआ मेरे बच्चे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 यानी q into q बेसिकली q स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन इज गिवन एज a, तो ये बना a स्क्वायर। यही यहां की फोर्स निकालें तो आप कहेंगे ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, तो q2 तो वही है तो स्क्वायर बन जाएगा, और बीच का सेपरेशन अगर आप देखें तो वो a है तो बेसिकली a स्क्वायर बन जाएगा। इफ आई राइट इट एज x, तो ये भी कितना हुआ x, लॉजिकली x हुआ क्योंकि ये बराबर बराबर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आप इसको 60 डिग्री बोलेंगे, इसे भी 60 डिग्री बोलेंगे, तो लॉजिकली ये भी 60 डिग्री होगा, तो फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की वजह से ये भी 60 डिग्री होगा। यू हैव टू वेक्टर्स नाउ। एक वेक्टर देखिए ऐसा बना हुआ है और एक वेक्टर देखिए बेटा ऐसे बना हुआ है। इस वेक्टर की जगह पे x लिखा है, इस वेक्टर की जगह भी x लिखा है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम। मैं बड़े नंबर से, इतनी बड़ी संख्या से बच के एक छोटे सिंबल से उसको डिनोट करता हूं, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो लॉजिकली एक थ्योरम याद रखना, वैसे तो एंगल का फार्मूला होता है वी कैन कैलकुलेट आल्सो, लेकिन एक थ्योरम याद रखना कि जब भी कभी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे, जब भी कभी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। इफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर बराबर ना हो, डायरेक्शनल अलग हो सकती है। If two vectors are having equal magnitudes and they are being added, then the resultant will be at the angle bisector of the two vectors. ऐसे याद रखना ताकि डायरेक्शन ना निकालनी पड़े, क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं। चाहे तो tan θ = b sin θ upon a plus b cos θ वाला जो 11th का वेक्टर का फॉर्मूला था उससे भी कैलकुलेशन करेंगे तो मिड पॉइंट एंगल बाइसेक्टर ही आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देखिए वेक्टर को ऐड करने का नियम सिखाया गया था हमें। क्या सीखा था हमने नियम, आइए देखिए। जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता था वो होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये फॉर्मूला था। तो आप देखिए कि दो वेक्टर्स मेरे पास ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, इसको हम a की तरह कंसीडर कर सकते हैं और इसे b की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, a ही x और b भी x है, तो a और b तो आपस में बराबर हो गए। तो जरा वैल्यू पुट कर दो रिजल्टेंट के लिए। तो जब तुम रिजल्टेंट के लिए वैल्यू पुट करोगे तो कहोगे x² और b वाला भी बेटा है x², यहां लिखा 2, a की जगह x, b की जगह x, और फिर लिखा cos, और तुमने कहा थीटा कितना डालें, तो हमने कहा इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तुमने कहा कि सर 60, तो हमने लिख दिया cos 60। अब अगर आप याद करें बेटा तो cos 60 की वैल्यू क्या होती थी, तो आपने कहा कि सर cos 60 की वैल्यू तो हमने बचपन में पढ़ रखी है और वो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कुछ खास नहीं करना, cos 60 की वैल्यू पुट करते तो हमारा r कितना निकल के आएगा, r will come out to be √x² प्लस अगेन x² प्लस 2, ये x मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x² cos 60 की वैल्यू को 1/2 डाल दें और देखते ही पता चला कि दोनों ने आपस में सुसाइड कर लिया। अब आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, x² तो लॉजिकली बचा हमारे पास 3x²।
3 को रूट के अंदर सड़ने दो, x स्क्वायर है वो आजाद जिंदगी जिएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। r की जगह पे हमारा आ गया √3x, और x तुमने क्या माना था, उसको अगर तुम देखो तो ये है तुम्हारे x की वैल्यू, और अगर तुम्हें x पता है तो पुट कर दीजिए भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और आप देखें तो आपको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, काफी छोटा हो गया, इतना भी नहीं करना था। हाँ ये रहा। एंड नाउ इसको थोड़ा कोने कर देते हैं। देखें जो रिजल्टेंट फोर्स आपने लिखी बेटा, वो रिजल्टेंट फोर्स इतनी आ गई। ये आएगी कहां, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो तय बात है कि ऐसी जगह आएगी जहां एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों एंगल बाइसेक्टर होगा, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा, उसके बाद इनके फोर्स का रिजल्टेंट को लिखता हूं। तो रिजल्टेंट जो है वो पक्का ऐसी किसी लाइन पर आ रहा होगा, और क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर, यानी दोनों के बीच अगर एंगल 60 है तो पहले वाले से 30 और दूसरे वाले से भी 30 एंगल पर रिजल्टेंट आएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि रिजल्टेंट जो है वो √3 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आप देखें आपने रिजल्टेंट भी निकाला, और वो पुरानी 11th की थ्योरम कि वेक्टर्स बराबर है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, इससे आपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाली। सुपरपोजिशन थ्योरम का बहुत अच्छा साधारण लेकिन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसे करेंगे, इसके जैसे 3-4 और लगाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिल रहे हैं हर रोज आधे घंटे के लिए, इसलिए आज के सेशन को खत्म करके आज का एजेंडा ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ऑलवेज देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए मतलब बहुत सारी लेक्चर्स आने वाले हैं, हर चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको आरटी एकेडमी पे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं हूँ IIT से, मतलब कानपुर IIT से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आरटी एकेडमी पर। आपको फिजिक्स क्लास 12th की ईयर लॉन्ग लेक्चर्स हैं, देखते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।